13th October 2021, the Hindu editorials, jabbing children, बच्चों को टीका लगाना. As Covaxin gets closer to approval for children, data transparency is vital. जैसे जैसे कोवैक्सिन नाम का जो टीका है वो अप्रूवल के अनुमोदन के नज़दीक आ रहा है, पहुंच रहा है बच्चों के लिए, तो डेटा में पारदर्शिता लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है. As a milestone, the subject expert committee's recommendation to the drugs controller to grant emergency use authorization for Covaxin among children aged 2 to 18 years is huge. सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की जो संस्तुति है ड्रग कंट्रोलर को कि वो कोवैक्सिन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइजेशन दे दें, परमिशन दे दें, उन्होंने परमिशन जो दे दी है वो एक मील का पत्थर है, और मील के पत्थर के रूप में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है. If the Drugs Controller General of India goes ahead and grants approval, अगर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो इंडिया के हैं वो आगे जाके इस अनुमोदन को दे देते हैं, अभी अनुमोदन दिया नहीं गया है, इस अनुमोदन को अगर वो दे देते हैं तो इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन इन इंडिया. तो ये पहली वैक्सीन होगी जो कि बच्चों को दी जाएगी, बच्चों को लगाई जाएगी इंडिया में, यानी कोरोना के संदर्भ में बात कही जा रही है. While one other vaccine, ZyCoV-D, has been granted EUA, it is still to be administered. जबकि एक दूसरी वैक्सीन है, एक दूसरा टीका है जिसका नाम है ZyCoV-D, जो शायद प्रॉब्ली ज़ाइलस कैडिला नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया होगा, तो उसे इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन EUA दे दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है, लेकिन इसको अभी भी लगाना है, अभी लगाना शुरू नहीं हुआ. Trials have started with the Serum Institute's Covovax for children, extending the timeline of any other COVID-19 vaccine for actual use in children. अभी ट्रायल्स शुरू हो गए हैं. सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवोवैक्स, उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं बच्चों के लिए, और उसकी वजह से किसी भी कोविड-19 के वैक्सीन की जो टाइम लाइन है कि कितने टाइम में उसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा बच्चों के एक्चुअल यूज़ के लिए, वो बढ़ गई है, क्योंकि अभी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का अभी ट्रायल ही चल रहा है. ऑन द फ्रंट ऑफ इट सीम्स लाइक अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड. अगर सामने से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ज़बरदस्त हासिल करने वाली चीज़ है एक बहुत ही कम समय में. While the data seem to have convinced the SEC that there is cause to make its considered recommendation, none of that is yet in the public domain at the time of SEC's announcement. जबकि जो डेटा है उसने ऐसा प्रतीत होता है कि उसने SEC को, यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को कन्विंस कर दिया है कि कारण बनता है कि वो अपना रिकमेंडेशन, कंसिडर्ड रिकमेंडेशन जो है वो दे दे. लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई है. जब SEC का अनाउंसमेंट आया था, भारत बायोटेक presented interim data from the phase 2 and 3 trials to the DCGI, as the safety follow-up is longer in this case. भारत बायोटेक कंपनी ने अपना अंतरिम डेटा प्रस्तुत किया था, जो कि फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल से आया है. ये डेटा उन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रस्तुत किया था, चूँकि जो सेफ्टी फॉलोअप है वो इस केस में थोड़ा लंबा चल रहा है, यानी भारत बायोटेक के केस में. 1 month after the 2 doses, an immunogenicity check and safety follow-up are done.
अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार 2 डोजेज लगाने के 1 महीने बाद एक चेकिंग की जाती है कि इम्यूनोजेनिसिटी चेक का मतलब है कि कितनी इम्यूनिटी पैदा हो गई है, कितनी इम्यूनिटी जनरेट हो गई है, उसको चेक किया जाता है और कितनी सेफ्टी आ गई है, उस सेफ्टी फॉलोअप किया जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार। The company claimed the data indicated that the vaccine used the same product and presentation as the adult vaccine was safe. भारत बायोटेक कंपनी ने ये दावा किया है कि डेटा ये इंगित कर रहा है कि जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि वही प्रोडक्ट और वही प्रस्तुतिकरण क्योंकि एडल्ट वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोडक्ट जो है सेफ है। द 2 डोज कोवैक्सीन वॉज एडमिनिस्टर्ड टू 525 चिल्ड्रन। 2 डोज वाली कोवैक्सीन को, जो कि भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, उसको दिया गया था 525 बच्चों को और 2 डोजेज को 28-28 दिन के दूरी पे दिया गया था। आफ्टर इट रिसीव्ड द नॉट टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन में दिस ईयर, जब उनको हामी मिल गई थी, अप्रूवल मिल गया था, अनुमोदन मिल गया था कि वो बच्चों पर ट्रायल कर सकते हैं, और ये अनुमोदन उनको इस साल के मई में मिला था, तो उसके बाद उन्होंने 525 बच्चों को एडमिनिस्टर किया ये 2 डोजेस, मतलब ट्रायल के पर्पज से। A possibly unintended but welcome outcome of the pandemic is the stress on being transparent about scientific data generated in trials. एक संभवतः एक जो जिसकी मंशा नहीं थी, लेकिन वो स्वागतपूर्ण इसका रिजल्ट है पेंडेमिक का, महामारी का, कि ये जोर दिया जा रहा है कि जो साइंटिफिक डेटा ट्रायल से जनरेट होता है उसके बारे में हमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। तो ये एक अच्छा फायदा हुआ है पेंडेमिक का, महामारी का। Data from other vaccine trials have routinely been posted in the public realm, not just with state regulators. और दूसरे वैक्सीन ट्रायल्स के भी डेटा जो हैं वो रूटीन रूप में पब्लिक के एरिया में भी, यानी जन सामान्य में भी पोस्ट कर दिए जाते हैं, न केवल कि वो स्टेट के रेगुलेटर यानी राज्य के रेगुलेटर्स के साथ ही पोस्ट किए जाएं, पब्लिक डोमेन में भी उनको, पब्लिक रेल्म में भी उनको पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से पारदर्शिता ज़्यादा आ रही है डेटा को के बारे में। Working on vaccine or drug regimens with children is challenging on many fronts to start with. It is not merely a case of sizing down adult dosage for children. वैक्सीन और ड्रग की जो ड्रग यानी दवाइयों के जो रेजिमेंट्स होते हैं, रेजिमेंट्स मतलब कितनी दवाइयाँ कब कब ली जाएंगी, इन पे काम करना जो है बच्चों के साथ एक चुनौतीपूर्ण है कई फ्रंट्स पे। अगर हम शुरुआत में देखें तो ये एक महज एक एडल्ट डोसेज को, एडल्ट डोज को कम करने का ही मैटर नहीं है बच्चों के लिए कि भाई एडल्ट डोज इतनी है तो बच्चों के लिए कम कर दो, केवल वो मामला नहीं है यहाँ पे। चिल्ड्रन हैव डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बच्चों के एक अलग थलग विकास से संबंधित और उनके जो बॉडी के फंक्शन से संबंधित फ़र्क होते हैं एडल्ट के मुकाबले में, यानी बच्चों की बॉडी अलग ढंग से चलती है। And WHO recommends that clinical trials in children are essential to develop age-specific empirically verified therapies. और WHO ये संस्तुति करता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं बच्चों पे वो बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हम हर एज के लिए खास और प्रैक्टिकली वेरीफाई करके हम सॉल्यूशन निकालें, थेरेपी निकालें, इलाज निकालें और इंटरवेंशन निकालें, हस्तक्षेप निकालें, टू डिटर्मिन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, जिससे हम ये तय कर सकें कि सबसे अच्छा इलाज जो है उनके लिए क्या होगा, हर एज के लिए कौन सा इलाज होगा जो सबसे अच्छा होगा। देयर बॉडीज वर्क इन वेरी डिफरेंट वेज। बच्चों की बॉडीज बड़े अलग ढंग से काम करती हैं, एंड दे अंडरगो मेनी चेंजेस एज दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टुवर्ड्स एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। और बच्चों में बहुत बदलाव होते हैं, जैसे वो एक छोटे शिशु से लेके एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा कम वयस्क बच्चा होता है, और एडल्ट की तरफ जो वयस्कता की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बच्चों की बॉडीज में बहुत चेंज आते हैं। कॉलिंग फॉर एज डी एस्केलेशन स्टडीज इन ट्रायल्स, और जिससे कि
ये मांग होती है कि हमको एज को डी एस्केलेट करने वाली स्टडीज ट्रायल्स में करनी चाहिए, बिगिनिंग विद एन ओल्डर एज ग्रुप और ज़्यादा एज ग्रुप से शुरुआत करके एंड वर्किंग टुवर्ड्स द यंगेस्ट ग्रुप और सबसे यंग ग्रुप की तरफ बढ़ते हुए. Another question experts are raising is whether the cohort of 525 children is large enough to wing an EUA. और एक और सवाल जो एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं वो ये है कि क्या ये जो ग्रुप है 525 बच्चों का जिन पे ट्रायल किए गए हैं, क्या ये इतना बड़ा ग्रुप है कि जिससे कि उछाल के एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए इस वैक्सीन के लिए बच्चों के लिए, और इफ इंक्रीमेंटल नंबर शुड बी एडेड, या थोड़े थोड़े नंबर इस ग्रुप में जोड़ते जाना चाहिए गिवन द साइज ऑफ द टारगेट पीडियाट्रिशियन टीन पॉपुलेशन. ये देखते हुए कि जो टारगेट पॉपुलेशन है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है यानी छोटे बच्चों की पॉपुलेशन है, या जो टीन पॉपुलेशन है जो कि 13 से लेकर 19 ईयर्स तक के की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए क्या नंबर बढ़ाना चाहिए या ये 525 बच्चों से हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए. Many of these questions are easily addressed with publication of the data. जैसे डेटा पब्लिश होता है तो उससे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप मिल जाता है. While a recommendation is only that, it has indeed raised extraordinary expectations in the community. जबकि रिकमेंडेशन तो एक रिकमेंडेशन ही होती है, संस्तुति तो एक संस्तुति होती है, तो लेकिन वाकई में इसने बहुत ज़्यादा असाधारण रूप से अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं हमारे समुदाय में. The DCGI, as it considers the SEC's advice, SEC का जो एडवाइस है, जैसे वो ड्रग कंट्रोलर कंसिडर कर रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं, शुड एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड. DCGI को जो भी कंसर्न, जो चिंताएं उठाई गई हैं, उनको उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए एंड रीइंस्टेट द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू इट्स राइटफुल प्लेस. और पारदर्शिता के मामले को उसकी सही जगह पर पहुंचा देना चाहिए वापस फिर से, एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. कि पारदर्शिता ही एक कॉर्नर स्टोन होना चाहिए, कॉर्नर स्टोन जिस पे कि हम साइंटिफिक टेम्पर को टिकाते हैं, साइंटिफिक सोच विचार को, साइंटिफिक टेम्पर यानी जो जो सोचने का तरीका है उसको हम टिकाते हैं. बिसाइड्स इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी से या पारदर्शिता से पब्लिक में भी आत्मविश्वास पब्लिक के अंदर माइंड में आएगा. The second editorial, IS versus Taliban. IS बनाम तालिबान, IS बनिस्बत तालिबान. No matter who is in power in Kabul, काबुल में कोई भी पावर में हो उससे मतलब नहीं है. अफगानिस्तान still sees little prospect of peace. अफगानिस्तान शांति के बहुत कम ही आसार देख रहा है फ्यूचर में. The suicide attack on a mosque in Kunduz last week, killing at least 50 people, all of them from Afghanistan's persecuted Shia minority, is a grave reminder that the conflict in the country is far from over. जो सुसाइड अटैक किया गया है मस्जिद पे कुंडूज में पिछले हफ्ते, जो जिसमें कि 50 लोग मारे गए, और वो सारे के सारे अफगानिस्तान की उस शिया माइनॉरिटी से थे जिसको कि परसिक्यूट किया जाता है वहाँ पे, जिसको प्रताड़ित किया जाता है. ये एक बहुत ही गंभीर रिमाइंडर है कि जो जो झड़प है, जो जो छोटी मोटी लड़ाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भिड़ंत है कंट्री में, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है. द इस्लामिक स्टेट खोरासान ISK, द अफगानिस्तान बेस्ड आर्म ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो इस्लामिक स्टेट है अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान में जो आधारित आर्म है इस आतंकवादी संगठन का, जो IS नाम से मशहूर है, उसका जो खुरासान वाला जो आर्म है, उसने जिम्मेदारी का दावा किया है इस अटैक के लिए.
इस आक्रमण के लिए। द आईएस's डॉक्ट्रिनल हेट्रेड टुवर्ड्स द शियाज इज नोन। आईएस की जो हेट्रेड है, ये नफरत है शियाज की ओर, ये अच्छी तरह से जानी जाती है। उनकी नफरत जो है डॉक्ट्रिन पे आधारित है, यानी कि उनकी जो बेसिक फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र पे आधारित है। In Iraq and Syria, it systematically targeted Shias, who it calls the rejectionists of faith, and used such attacks to mobilize the support of Sunni hardliners and trigger sectarian conflicts. इराक और सिया में आईएस ने क्या किया था कि उन्होंने सिस्टमैटिकली उन्होंने शियाज को टारगेट किया था, जिनको वो कहते हैं ये रिजेक्शनिस्ट हैं, ये हमारे फेथ को रिजेक्ट करते हैं, हमारी आस्था को रिजेक्ट करते हैं, मुस्लिम आस्था को। और उन्होंने ऐसे अटैक यूज़ किए थे। सुन्नी हार्डलाइनर जो हैं, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं, जो अत्यंतवादी लोग हैं, जो हार्ड सोचते हैं, जो फेथ के बारे में सोचते हैं, उनका सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए और सेक्ट पे आधारित जो भिड़ंत होती हैं उनको ट्रिगर करने के लिए यूज़ किया था। द कॉन्डूज ब्लास्ट वॉज द थर्ड मेजर अटैक बाय द आईएस सिंस द तालिबान्स टेक ओवर ऑफ काबुल ऑन August 15। ये कॉन्डूज में जो ब्लास्ट हुआ है, ये तीसरा बड़ा अटैक है आईएस के द्वारा जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल का अगस्त 15 को। डेज लेटर एन आईएस सुसाइड स्क्वाड अटैक्ड काबुल एयरपोर्ट। अगस्त 15 के ही कुछ दिन बाद ही एक आईएस का सुसाइड स्क्वाड ने काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया था। When thousands of Afghans were desperately trying to flee the country, जब हजारों अफगान लोग जो हैं वो परेशान होके देश से भागने की कोशिश कर रहे थे, killing at least 170 Afghans and 13 American soldiers, और उसमें कम से कम 170 अफगान और 13 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। On October 3, a bomb targeted a memorial service being held for the mother of the Taliban spokesman Zabihullah Mujahid in a Kabul mosque, killing 5. अक्टूबर 3 को एक बॉम्ब ने टारगेट किया था एक यादगार में जो सर्विस की जाती है, जो सेरेमनी की जाती है, जो कि तालिबान के जो स्पोक्समैन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मदर की डेथ पे की जा रही थी एक काबुल मॉस्क में, जो कि मस्जिद में, जो इसमें कि 5 लोग मारे गए थे। All these attacks suggest that the ISK's ability to strike has grown. ये सारे आक्रमण ये सुझाते हैं कि ISK की जो क्षमता है आक्रमण करने की वो बढ़ रही है, वो बढ़ी है। The group, which started operating in Afghanistan's eastern provinces after it suffered setbacks in Iraq and Syria in 2015-16, is no longer confined to the east. ये जो आईएस ग्रुप है जिसने कि ऑपरेट करना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंसेस में, उसके बाद जब उसने सेटबैक सफ़र किए थे इराक और सीरिया में 2015-16 में, जो उनकी जो हार हो गई थी सीरिया और वो हताहत हुए थे, इज़ नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द ईस्ट। अब ये जो है ये ग्रुप केवल ईस्ट अफगानिस्तान में ही, पूर्वी अफगानिस्तान में ही सीमित नहीं है। When the Taliban captured power in 1996, their main promise was to provide security to a people who were living through almost 2 decades of civil war. जब तालिबान ने 1996 में पावर कैप्चर किया था, उनका जो मुख्य वादा था वो ये था कि हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे एक नेशन को जो कि करीब करीब 2 दशक की सिविल वॉर में से जी रहा था। The Taliban had taken control of almost 90% of the country and established order through the implementation of their brutal code. तालिबान ने कंट्रोल ले लिया था करीब करीब 90% देश का, और उन्होंने ऑर्डर एस्टैब्लिश कर दिया था एक ब्रूटल, एक जिसको दूसरों की परवाह नहीं होती है और प्रताड़ित करने वाला जो कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको क्रियान्वित करके। दिस टाइम द तालिबान कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, और इस बार तो तालिबान करीब करीब पूरे कंट्री पे कंट्रोल कर रहे हैं, बट स्टिल स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश ऑर्डर। लेकिन अभी भी वो ऑर्डर एस्टैब्लिश करने में संघर्ष कर रहे हैं। There have been multiple instances of direct fighting between the Taliban and ISK jihadists.
कई सारे उदाहरण अभी आए हैं जिसमें कि सीधी सीधी लड़ाई हो रही है तालिबान और आईएस के जिहादिस्ट के बीच में। द तालिबान इज एन एनिमी ऑफ द आईएसके। तालिबान आईएसके का शत्रु है, विच वांट्स टू एस्टैब्लिश अ फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान। और आईएसके जो कि स्थापित करना चाहता है अफगानिस्तान में एक अपने पकड़, एक्सप्लॉइटिंग द सेक्टेरियन वुंड्स एंड सिक्योरिटी वैक्यूम, कि हर सेक्ट के जो रिलीजियस सेक्ट होता है उसके उसके जो घाव है उनको उसका फायदा लेके, और सिक्योरिटी का जो वैक्यूम आ गया है, सुरक्षा का जो वैक्यूम आ गया अफगानिस्तान में, सुरक्षा नहीं है, उसका फायदा लेके वो अपने अपने पैर जमाना चाहता है। While both groups have used tactics of terror, the ISK is a pan-Islamist jihadist outfit, while the Taliban are largely a Pashtun nationalist Islamist militancy. जबकि दोनों ही ग्रुप जो है उन्होंने ऐसे टैक्टिक्स यूज किए हैं जो आतंकवाद के टैक्टिक्स होते हैं, तरीके होते हैं। आईएसके एक पूरे इस्लाम से बना हुआ जिहादिस्ट ग्रुप आउटफिट है जो जिहाद करने में बिलीव करता है, जबकि तालिबान ज़्यादातर जो है एक पश्तून राष्ट्रवादी इस्लामिस्ट मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी मतलब जो मिलिट्री पावर इस्तेमाल करती है। द राइज ऑफ द आईएसके पोजेस चैलेंजेस टू द तालिबान्स रूल ओवर अफगानिस्तान। आईएसके का जो उठान है ये चुनौतियां पैदा कर रहा है तालिबान के अफगानिस्तान पर रूल के खिलाफ, which many in Afghanistan and Pakistan saw as a solution. तालिबान रूल जिसको कि कई लोगों ने अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह देखा था कि एक सॉल्यूशन है टू द कंट्रीज सिक्योरिटी वॉर्स, इस देश के जो सुरक्षा के दुख हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन है। ऑन वन साइड देयर प्रॉमिस टू प्रोवाइड सिक्योरिटी लुक्स हॉलो। एक तरफ तो उनका जो वादा है सुरक्षा प्रदान करने का वो खाली प्रतीत होता है। Afghanistan cities under the Taliban remain as insecure as they were under the previous Islamic Republic. अफगानिस्तान के शहर तालिबान के अंतर्गत उतने ही असुरक्षित बने हुए हैं जैसे वो थे पुराने या पिछले इस्लामिक रिपब्लिक के अंतर्गत। On the other hand, even if the Taliban, under pressure from Afghanistan's donors and the public, want to make some concessions on the many restrictions already imposed, they would come under pressure from the more extremist ISK, which says the Taliban are not Islamic enough. और दूसरी ओर भले ही तालिबान जो कि प्रेशर में है, अफगानिस्तान के जो डोनर्स हैं जो अफगानिस्तान को पैसा देते हैं और जो पब्लिक से वो प्रेशर में है, और प्रेशर में वो कुछ कंसेशंस करना चाहता है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने पहले से इम्पोज कर दिए हैं, जो भी रुकावटें इम्पोज की उसमें कुछ ढील करना चाहता है प्रेशर की वजह से, तो ये ज़्यादा अत्यंतवादी आईएसके के प्रेशर में अब आ जाएंगे, जो ये कहता है कि तालिबान जो है वो इतना पर्याप्त इस्लामिस्ट नहीं है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। और जो लोग हैं अफगानिस्तान के जो कि पकड़े गए हैं डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में, यानी दैत्य और गहरे नीले समुद्र के बीच में पकड़े गए हैं, यानी उनके पास रास्ता नहीं जाने का। जैसे कहते हैं एक तरफ खाई है, एक तरफ आग है, एक तरफ दैत्य है, दूसरी तरफ डीप ब्लू सी है। The war that started 40 years ago continues. जो लड़ाई 40 साल पहले जो युद्ध शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है। No matter who is in power in Kabul, भले ही काबुल में पावर में कोई भी हो।